नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अपन राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी में अपन ने राजस्थान का अफवाह तंत्र चला रखा था और राजस्थान के अफवाह तंत्र में अपनी पहली क्लास हो चुकी थी, जिसमें अपन ने बताया था कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा था अरब सागर का अफवाह तंत्र और जो तीसरा था वो था आंतरिक अफवाह तंत्र। पिछले वीडियो में अपन यहां तक दोस्तों बात कर चुके थे। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा राजस्थान का आंतरिक अफवाह तंत्र, कि राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं और आंतरिक अफवाह तंत्र क्या होता है। यदि आप राजस्थान से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके हम जो भी क्लास यहां से अपलोड करें आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंचे। तो अपन दोस्तों बात करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। अपन सबसे पहले बात करेंगे कि आंतरिक अफवाह तंत्र होता क्या है। दोस्तों, जो आंतरिक अफवाह तंत्र होता है वो यानी ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद अपना जल समुद्र तक नहीं ले जा पाती हैं, चाहे वो आंतरिक भूगर्भ में विलुप्त होती हों या किसी झील में जाकर गिरती हैं, वो सभी नदियां क्या है, आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। वापस से सुनो कि किसको बोलेंगे अपन आंतरिक अफवाह तंत्र, कि ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थान से निकली और क्या है, अपना जल कहां नहीं पहुंचा पाती हैं, समुद्र में नहीं पहुंचा पाती हैं, या तो भूगर्भ में ही विलीन हो जाती हैं या वो किसी झील में गिरकर विलुप्त हो जाती हैं। तो वे जो सभी नदियां हैं वो आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। सॉरी, आशा करता हूं कि आप ये चीज आंतरिक अफवाह तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो राजस्थान के कुल जो अफवाह तंत्र है, कुल अफवाह तंत्र का 60% भाग है। कितना है दोस्तों? 60% भाग है। अपन ने बात की थी कि राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह तंत्र हैं। कौन कौन से? एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, एक अरब सागर का अफवाह तंत्र है और एक कौन सा है? आंतरिक अफवाह तंत्र। यानी राजस्थान में टोटल अफवाह तंत्र 100% है, तो उसमें 60% जो हिस्सा है वो किसका है? आंतरिक अफवाह तंत्र का। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो आंतरिक अफवाह तंत्र का जो सबसे अधिक हिस्सा है पूरे भारत में सबसे अधिक जो आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियां मिलती हैं वो अपने कहां मिलती हैं? राजस्थान में ही मिलती है। यानी सबसे अधिक भारत में आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां या जो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो सबसे अधिक भारत में कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है। अब दोस्तों अपन एक एक नदी की बात कर लेते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र में अपन सबसे पहले जो नदी है उसकी बात करेंगे, घग्गर नदी। घग्गर नदी दोस्तों, घग्गर जो नदी है, अपन एक बार राजस्थान के मैप में देखते हैं कि ये राजस्थान का मैप हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान का मैप हो गया।
घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी का उद्गम होता है कालका की पहाड़ियां। कालका की पहाड़ियां हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कालका की पहाड़ियां है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। वहां से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी हिमाचल से निकलने के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद हरियाणा में बहती हुई, कहां कहां? कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकली, कौन सी? घग्गर नदी। उसके बाद पंजाब में प्रवाहित हुई और उसके बाद हरियाणा में प्रवाहित हुई, और हरियाणा में बहने के पश्चात यह नदी राजस्थान का एक जिला पड़ता है यहां पर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ दोस्तों, हनुमानगढ़ में एक तहसील है टिब्बी। यानी राजस्थान में जो घग्गर नदी का प्रवेश होता है वो होता है कहां से? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश होता है। और यहां एक झील है, कौन सा गांव है? तलवाड़ा। तलवाड़ गांव है, कहां से प्रवेश होता है घग्गर नदी का राजस्थान में? तलवाड़ गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। उसके बाद हनुमानगढ़ में बहने के पश्चात यह नदी एक जिला है अनूपगढ़, और एक जिला है गंगानगर। गंगानगर यानी राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? घग्गर नदी, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर। और इसी नदी पर, यहां पर घग्गर नदी पर ही, इस पर सॉरी दोस्तों, एक बार, जो घग्गर नदी है इसी के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है भटनेर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? भटनेर दुर्ग। और उसके बाद अनूपगढ़ में बहने के पश्चात यह नदी पाकिस्तान में आ जाती है, और पाकिस्तान का एक अंतिम बिंदु है जहां तक बहती है, उसका नाम है फोर्ट अब्बास। अब्बास, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, जो घग्गर नदी कहां से निकली है? कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकली है। उसके बाद पंजाब में, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद तलवाड़ गांव, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है कौन सी? घग्गर नदी राजस्थान में। उसके बाद गंगानगर व अनूपगढ़ में बहती हुई कहां तक बहती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक यह नदी बहती है। कौन सी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी के किनारे ही क्या है? भटनेर दुर्ग दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं कि राजस्थान के मैप में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब अपन इस नदी के बारे में एक एक चीजें पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप मैप बना लेना और दर्शा लेना, जिससे आपको क्या है, याद करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो अपन ने क्या बताया है? कालका की पहाड़ियां। कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। कहां से उद्गम होता है? कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश। हिमालय, जो हिमालय श्रेणी से इसका क्या होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस नदी के उपनाम क्या क्या है। इस नदी के उपनाम है, इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से मृत नदी कौन सी? तो मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है? घग्गर नदी को, यानी डेड रिवर के नाम से भी घग्गर नदी को जाना जाता है। उसके बाद जो इसका दूसरा उपनाम है वो है दृष्टदती। इस नदी को दृष्टदती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान के कितने जिलों में है दोस्तों? 3 जिलों से होकर बहती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन कौन सा? हनुमानगढ़,
अनूपगढ़ और गंगानगर, इन 3 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सी? अपनी घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली। दोस्तों, जो घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको राजस्थान में तो क्या कहा जाता है? नाली। घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? नाली। और पाकिस्तान में इस नदी का अपवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? कि राजस्थान में तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। और पाकिस्तान में जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का जो मैदान है उसे बग्गी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का जो मैदान है, घग्गर नदी का जो मैदान है उसे बग्गी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि बग्गी क्या है? तो क्या है? बग्गी क्या है? राजस्थान, वो घग्गर नदी का मैदानी जो क्षेत्र है उसी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बग्गी। घग्गर नदी की जो लंबाई है, घग्गर नदी की जो लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। दोस्तों कितनी है? घग्गर नदी की क्या है? लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन घग्गर नदी के बारे में और बहुत बार पूछा जाता है कि घग्गर जो नदी है वो पूरे भारत की, ध्यान से सुनना दोस्तों, घग्गर नदी पूरे भारत की आंतरिक अपवाह क्षेत्र की क्या है? आंतरिक अपवाह क्षेत्र की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। यानी पूरे भारत में जितनी भी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदियां पाई जाएंगी उसमें सबसे बड़ी यानी सबसे अधिक जो लंबी नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी। यानी आंतरिक अपवाह क्षेत्र के पूरे भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर है। तो अपन ने इस प्रकार से क्या है? घग्गर नदी की क्या है? बात कर ली है। घग्गर नदी के बारे में अपन ने ये बता दिया है। इसके किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ है वो क्या है? घग्गर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़ कहां बसा हुआ है? घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अपन ने इस प्रकार से घग्गर नदी की बातें कर ली। मोस्टली सभी एग्जामों में यहां से आपको घग्गर नदी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बाहर नहीं मिलेंगे, इसलिए आप अपने नोट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें मैप के द्वारा भी मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अब जो दूसरी नदी है वो है कांतली। कांतली नदी को कांटली नदी भी बोलते हैं। कांटली नदी भी बोलते हैं। अपन मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे कांतली नदी की। यह हो गया दोस्तों राजस्थान। कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो यहां से होता है। यह है दोस्तों खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां पड़ती है कहां पर? सीकर में। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से क्या है? कांतली नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद कांतली जो नदी है नीम का थाना में जाती है। नीम का थाना, और नीम का थाना के बाद बहती है कहां पर? झुंझुनू में। और उसके बाद जो कांतली नदी है सबसे पहले खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है किसका? कांतली नदी का। उसके बाद नीम का थाना में जाती है, उसके बाद झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है कौन सी? अपनी कांतली नदी। और कांतली नदी पर नीम का थाना में गणेश्वर
सभ्यता विकसित हुई है। तो ये क्या है, अपन ने मैप में समझ लिया। ये कौन सा जिला है, सीकर। और खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, कांतली नदी निकलती है। उसके बाद नीमका थाना में जाती है और उसके बाद झुंझुनू और चूरू की सीमा पर यह नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इस पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों इसका जो उद्गम है, कांतली नदी का जो उद्गम है वो है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ी कहां से, सीकर से उद्गम होता है। किसका, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कांतली नदी के किनारे कहां पर, नीमका थाना में। नीमका थाना में कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है, सभ्यता विकसित हुई है। एक तो है एक तो दोस्तों कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। और उसके बाद दूसरी जो सभ्यता विकसित हुई है, कौन सी हुई है, वो है सुनारी सभ्यता। यानी कांतली नदी के किनारे नीमका थाना जिले में दो सभ्यताएं विकसित हुई है। कौन कौन सी, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है और जो सुनारी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यताओं के अंतर्गत आती है, वो लोहयुगीन सभ्यताओं के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो इसकी लंबाई है, कांतली नदी की जो लंबाई है वो है दोस्तों 100 किलोमीटर। कांतली नदी की लंबाई क्या है, 100 किलोमीटर है। अब कांतली नदी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांतली नदी राजस्थान से उद्गमित होकर राजस्थान में ही विलुप्त होने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी, आंतरिक प्रवाह की। वापस से सुनो कि कांतली नदी राजस्थान से ही उद्गमित होकर राजस्थान में ही विलुप्त होने वाली आंतरिक प्रवाह की क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, अपनी कांतली नदी। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 100 किलोमीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावाटी के नाम से जानते हैं। क्या है, इस नदी के, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये नदी किस किस जिले में राजस्थान के बहती है। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो कांतली नदी है वो राजस्थान के सीकर, नीमका थाना, सीकर, नीमका थाना व झुंझुनू जिलों में बहते। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर ये नदी क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। ये जो राम कहानी है वो किसकी है, कांतली नदी की, जो राजस्थान से उद्गमित होकर राजस्थान में ही विलुप्त होने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अपन बात करते हैं तीसरी जो नदी है वो है काकनी। और काकनी नदी को मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। काकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरदी नाम इसका इसलिए पड़ा, काकनी जो नदी है वो जैसलमेर जिले में बहती है और जैसलमेर जिले की एकमात्र नदी होने के कारण यह क्या है, जैसलमेर में क्या हो गई, मशहूर हो गई। काकनी नदी क्या है, जैसलमेर में क्या हो गई, मशहूर हो गई। और इसी कारण इसका नाम, काकनी नदी का नाम क्या पड़ गया,
मसूरदी नदी। अब अपन बात करते हैं कि जो काकनी नदी का जो उद्गम होता है ये हो गया राजस्थान, और यहां एक जिला पड़ता है राजस्थान का जैसलमेर, और जैसलमेर में यहां पर कोटरी की पहाड़ियां हैं। कोटरी की पहाड़ियां कहां हैं? जैसलमेर में है। वहां से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? काकनी या मसूरदी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद बहने के पश्चात यहां पर ये काकनी नदी, जो काकनी नदी है वो बुझ झील का निर्माण करती है। किस झील का निर्माण करती है दोस्तों? बुझ झील का निर्माण करती है। कौन सी? अपनी काकनी नदी। काकनी नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटरी गांव जैसलमेर से, और वहां से बहने के पश्चात यह नदी जैसलमेर में ही बुझ झील का निर्माण करती है, और आगे चलकर यह नदी जैसलमेर के अंदर ही एक जगह है मिठा की खाड़ी में क्या हो जाती है दोस्तों? ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो यह नदी केवल और केवल क्या है? जैसलमेर जिले में ही बहती है। उद्गम, अब अपन बात करते हैं कि इस नदी का उद्गम, तो काकनी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? कोटरी गांव जैसलमेर से। कोटरी गांव जैसलमेर से कौन सी नदी निकल रही है दोस्तों? काकनी नदी। और काकनी जो नदी है वो विलुप्त कहां पर हो रही है, यानी समाप्त कहां पर हो रही है? वो हो रही है मिठा की खाड़ी में। मिठा की खाड़ी में विलुप्त हो रही है कौन सी? काकनी नदी। उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ये चीज बात कर चुके हैं कि काकनी नदी अपने बहाव क्षेत्र में किस झील का निर्माण करती है? बुझ झील का निर्माण करती है। बुझ झील का निर्माण भी करती है कौन सी? काकनी नदी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो काकनी नदी है वो एकमात्र जिले में किस में बहती है? जैसलमेर में। और काकनी नदी की जो लंबाई है, काकनी नदी की जो लंबाई है वो है दोस्तों 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर है। और काकनी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है कौन सी? आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सबसे छोटी राजस्थान की नदी कौन सी है? काकनी नदी है। तो दोस्तों ये बात हो गई काकनी या मसूरदी नदी की। कई बार इस नदी से भी क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्टली जो पूछा जाता है इस नदी से वो दोस्तों पूछा जाता है बुझ झील, कि बुझ झील का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो वो क्या है? काकनी भी ऑप्शन में दे सकता है, और क्या है? मसूरदी भी ऑप्शन में दे सकता है। उसके बाद जो अगली जो नदी है वो है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी। इसके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ जो नदी है वो राजस्थान का एक जिला पड़ता है यहां पर अजमेर, और अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं। किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से उद्गम होता है किस नदी का? रूपनगढ़ नदी का। और रूपनगढ़ नदी बहने के पश्चात यहां एक जिला पड़ता है जयपुर, और जयपुर में एक झील है सांभर झील। सांभर झील में क्या है? विलुप्त हो जाती है कौन सी? अपनी रूपनगढ़ नदी। तो क्या है? रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। उद्गम कहां से हो रहा है दोस्तों? किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से। किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से किस नदी का उद्गम हो रहा है? रूपनगढ़ नदी का। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों ये जो विलीन हो रही है या समाप्त कहां पर हो रही है, विलीन हो रही है ये नदी कहां पर है, सांभर, सांभर झील में यह नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो दो मुख्यतः दो जिलों में पड़ता है। जिले आते हैं, एक तो दोस्तों हो गया कौन सा अपना अजमेर, और दूसरा हो गया जयपुर ग्रामीण। दूसरा कौन सा हो गया, जयपुर ग्रामीण। यानी जो रूपनगढ़ नदी है वो मुख्यतः दो जिलों में बहती है। कौन कौन से में, अजमेर में व जयपुर ग्रामीण में। इस नदी से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस नदी के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का सबसे जो बड़ा स्थान है वो या प्रधान पीठ स्थित है। कि कौन सी, रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय का सलेमाबाद अजमेर में प्रधान पीठ स्थित है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों पेन की थोड़ी सी स्याही क्या है, खत्म हो चुकी है, तो अपन क्या है पेन में खुराक डाल लेते हैं, क्योंकि भाई खुराक तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना खुराक के काम नहीं चलेगा। देखो आप अपने नोट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाएं और आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलो इतने में काम चलाते हैं आज। अच्छा दोस्तों अगली जो नदी है वो है कौन सी, मेंथा या मेंढा नदी। अगली जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र की जो नदी है वो है दोस्तों मेंथा या मेंढा भी बोलते हैं इसको, मेंढा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। अब जो मेंथा या मेंढा नदी का जो उद्गम होता है वो दोस्तों होता है कहां से मनोहर थाना की पहाड़ियां पड़ती है, कहां पर, जयपुर में। तो राजस्थान का जो ये जिला है, यहां एक जिला पड़ता है राजस्थान का, कौन सा, जयपुर। और जयपुर में एक पहाड़ियां हैं मनोहर थाना, मनोहर थाना की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है किस नदी का दोस्तों, मेंथा या मेंढा का। और यह नदी जयपुर व नागौर की जो सीमा पर सांभर झील पड़ती है उसमें आकर विलुप्त हो जाती है या गिरती है, कहां पर, सांभर झील में, सांभर झील में। तो अपन इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि इसका जो उद्गम हो रहा है, मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, मनोहर थाना की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पड़ती है, जयपुर में। वहां से इस नदी का, मेंथा या मेंढा नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। और ये विलीन यानी कहां जाकर गिर रही है, सांभर झील में, सांभर झील में ये नदी आकर गिरती है। प्रवाह जो क्षेत्र है, इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मुख्यतः दो जिलों में पड़ता है। तो जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं कि यह नदी एक तो बहती है जयपुर ग्रामीण जिले में, और दूसरा जो जिला है वो है डीडवाना कुचामन। इन जिलों में कौन सी नदी बहती है, मेंथा या मेंढा नदी। उसके बाद जो अगली नदी है उसकी अपन बात करते हैं और वो नदी है साबी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, साबी नदी।
साबी नदी। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों जो साबी नदी है वो राजस्थान का एक जिला पड़ता है, यहां आके कोटपूतली बहरोड। कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों? कोटपूतली बहरोड। और कोटपूतली बहरोड में एक जो पहाड़ियों का नाम है वो है सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका? किस नदी का? साबी नदी का। साबी नदी कोटपूतली से बहने के पश्चात बानसूर, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, खैरतल तिजारा जिले से होती हुई हरियाणा में पटौदी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सेवर की पहाड़ियों पर ही जो साबी नदी है उस पर एक सभ्यता विकसित हुई है, जोधपुरा सभ्यता। सेवर की पहाड़ियां कोटपूतली से कौन सी नदी निकली है दोस्तों? साबी नदी निकली है। उसके बाद ये कहां पर चली गई? बहरोड में, फिर खैरतल तिजारा जिले में, उसके बाद यह क्या है? हरियाणा में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा के गुड़गांव जिले में एक जगह है, कौन सी? पटौदी। वहां पर यह नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन सी जगह है? पटौदी। पटौदी में जाकर यह नदी क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि जो साबी नदी है वो अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। इस नदी में बहुत भयंकर रूप से बाढ़ आती है। अब बात करते हैं कि साबी नदी का जो उद्गम है, साबी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी कहां से? कोटपूतली से। कोटपूतली से सेवर की पहाड़ियां, कोटपूतली से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? साबी नदी का। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो साबी जो नदी है वो विलुप्त होती है। साबी नदी जो विलुप्त होती है वो होती है पटौदी। साबी जो नदी है वो पटौदी में विलुप्त होती है। कहां पर? हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिला में विलुप्त होती है। कौन सी? अपनी साबी नदी। अब बात करते हैं कि साबी नदी के किनारे ही कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। कहां पर? जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है किस नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। यह जो नदी है वो मुख्यतः जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? कोटपूतली, बहरोड और उसके बाद खैरथल तिजारा जिलों में बहती है। कौन सी नदी? साबी नदी। साबी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? सेवर की पहाड़ियां कोटपूतली से। उसके बाद ये बहरोड गई, बहरोड से बानसूर गई, बानसूर से मुंडावर गई, फिर किशनगढ़ गई, किशनगढ़ के बाद ये तिजारा गई और तिजारा के बाद ये क्या है? हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और हरियाणा के गुड़गांव जिले में कहां पर? पटौदी नामक स्थान पर यह नदी क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है। कौन सी? साबी नदी। और साबी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो NH8, जिसको वर्तमान समय में NH48 के नाम से भी जाना जाता है, उसको यह 2 बार क्या करती है? काटती है या क्या करती है? क्रॉस करती है। और साबी नदी अपनी विनाश लीला के लिए भी जानी जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? साबी नदी। उसके बाद जो आंतरिक अफवाह की जो अगली नदी है वो है रूपा रेल। रूपा रेल या इसे वराह नदी के नाम से भी
वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रूपारेल नदी को। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों जो रूपारेल नदी है उसका जो उद्गम है, यहां एक जिला पड़ता है अलवर, और अलवर में पहाड़ियां पड़ती हैं उदयनाथ। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है दोस्तों? अलवर में पड़ती हैं। और यहीं इन उदयनाथ की पहाड़ियों से ही एक नदी निकलती है और उसका नाम क्या है? रूपारेल या वराह नदी। उसके बाद अलवर में बहने के पश्चात यह नदी डीग और भरतपुर में बहती है, और वहां जाकर यह नदी क्या हो जाती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। और डीग में रूपारेल नदी पर जो बांध है, सीकरी बांध का आपने नाम सुना होगा। तो जो सीकरी बांध है, सीकरी जो बांध है वो भी किस पर है? रूपारेल नदी पर है। अब अपन बात करते हैं कि इस नदी का जो उद्गम है, रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से किस नदी का उद्गम होता है? रूपारेल या वराह नदी का उद्गम होता है। उसके बाद यह नदी विलुप्त होती है, यानी समाप्त कहां पर होती है? भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में यह नदी क्या हो जाती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता विकसित हुई है। कहां पर? भरतपुर में। तो रूपारेल नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता भी क्या हुई है? विकसित हुई है। किस जिले में दोस्तों? भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता विकसित हुई है। इस नदी के किनारे सीकरी बांध है। इस नदी पर कौन सा बांध है? सीकरी बांध है। वो किस जिले में पड़ता है? डीग जिले में। और मोती झील और ये पड़ती है कहां पर दोस्तों? भरतपुर में। यानी सीकरी बांध डीग और मोती झील जो भरतपुर है उसको जो जल की आपूर्ति करवाती है वो कौन सी नदी करवाती है? रूपारेल या वराह नदी ही करवाती है। ठीक है। इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो जिले हैं, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया अलवर, एक हो गया डीग और अगला हो गया भरतपुर। यानी यह जो नदी है वो 3 जिलों से होकर बहती है। तो दोस्तों अपन ने आज राजस्थान की जितनी भी आंतरिक प्रवाह की जो नदियां थी उनको अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल जो अपन पढ़ेंगे वो अरब सागर का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।